एक बहुत आम ख्याल है कि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है तो भाई उसके पास कैश भी बहुत होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक बज़ाहिर बहुत कामयाब कंपनी अचानक दिवालिया हो जाए? आज हम इसी पर बात करेंगे और मुनाफे के पीछे की असल कहानी को समझेंगे। हम देखेंगे कि एक कंपनी के कागज पर लिखे मुनाफे और उसकी जेब में मौजूद असली कैश में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। तो इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले मुनाफा और कैश के बुनियादी फर्क को समझेंगे। फिर हम एक खास टूल, जिसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे ताकि हम मुनाफे के नंबर से असली कैश तक पहुंच सके। और आखिर में एक मिसाल के जरिए इन सब चीज़ों को जोड़कर देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं उस बुनियादी मसले से जो इस सारी गुफ्तगू की जड़ है। और ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बहुत सी कंपनियों के साथ हकीकत में ऐसा हो चुका है। और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक कंपनी कागज पर तो करोड़ों का मुनाफा दिखा सकती है, लेकिन अगर उसके पास अपने मुलाजमों को तनख्वाह देने या अपने सप्लायर्स को वक्त पर पैसे देने के लिए कैश ही ना हो तो वो बिजनेस कैसे चलाएगी? इसीलिए कैश फ्लो को समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो ये फर्क आता कहाँ से है? इसकी जड़ है अकाउंटिंग के दो अलग अलग तरीकों में। एक तरफ है एक्रूवल अकाउंटिंग, जिससे मुनाफे का हिसाब लगता है। इसका उसूल सादा है, जैसे ही आपने कोई चीज़ बेची आप उसे अपनी आमदनी मान लें, भले ही गाहक ने पैसे 1 महीने बाद देने हों। दूसरी तरफ है कैश फ्लो, जो बिल्कुल सीधा हिसाब रखता है असल में जेब में कितना पैसा आया और कितना गया। तो सवाल यह है कि इस कागजी मुनाफे को असली कैश में कैसे बदलें? खुशकिस्मती से इसके लिए एक टूल मौजूद है जिसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप इसे एक ट्रांसलेटर की तरह समझें। इनडायरेक्ट मेथड मुनाफे की जुबान को कैश की जुबान में ट्रांसलेट करता है। हम मुनाफे के नंबर से शुरू करते हैं और फिर इन तमाम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं जो मुनाफे में तो शामिल थीं, लेकिन उनका कैश से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरा प्रोसेस बस 3 सादा कदमों का है। हम खालिस आमदनी यानी नेट इनकम से शुरू करते हैं, उसमें कुछ अहम तब्दीलियां करते हैं और आखिर में हमें वो नंबर मिल जाता है जो कंपनी की असली कैश की कहानी बता रहा होता है। चलें अब पहली किस्म की एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। ये वो चीजें हैं जो मुनाफे को तो कम कर देती हैं, लेकिन इनकी वजह से कंपनी की जेब से कोई कैश बाहर नहीं जाता। इसकी सबसे आम मिसाल है डेप्रीसिएशन। जरा सोचें कि कंपनी ने एक मशीन खरीदी। अब वो उस मशीन की पूरी कीमत को एक ही साल में खर्चा नहीं दिखाती, बल्कि उसे कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके दिखाती है। ये जो खर्चा हर साल दिखाया जाता है वो मुनाफे को तो कम करता है, लेकिन इसके लिए कोई नकद अदायगी तो नहीं हो रही होती। इसलिए कैश का सही हिसाब लगाने के लिए हमें इस रकम को वापस जमा करना पड़ता है। तो उसूल बहुत सादा है और यही इस सारे अमल की बुनियाद है। अगर किसी खर्च की वजह से जेब से कैश नहीं गया तो कैश फ्लो का हिसाब लगाते वक्त उसे वापस शामिल करना होगा। तो देखें, उसूल बड़ा सीधा सा है। गैर नकदी इखराजात जैसे डेप्रिसिएशन, उन्हें वापस जमा किया जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ कागजी मुनाफा कमाया था, असली कैश नहीं। दूसरी तरफ अगर कंपनी ने कोई पुराना सामान बेचकर मुनाफा कमाया तो ये मुनाफा उसके रोज़मर्रा के कामकाज यानी ऑपरेटिंग सरगर्मियों का हिस्सा नहीं है। ये तो एक इन्वेस्टिंग सरगर्मी है, इसलिए हम इसे ऑपरेटिंग कैश के हिसाब से निकाल देते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे काम के सबसे दिलचस्प और हाँ, थोड़े से ट्रिकी हिस्से की तरफ, वर्किंग कैपिटल। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने रोज़मर्रा के असासों और वाजिबात को कैसे चला रही है और इसका कैश पर क्या असर पड़ रहा है। असासों के लिए उसूल थोड़ा उल्टा चलता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक दुकान अपनी अलमारियों को मजीद सामान यानी इन्वेंट्री से भरती है तो उसका क्या मतलब है? यही कि उसने वो सामान खरीदने के लिए कैश खर्च किया है। तो जब इन्वेंट्री बढ़ती है तो कैश कम होता है, इसीलिए हम इस रकम को मुनाफे के नंबर से माइनस यानी मिन्हा करते हैं। अब वाजिबात के लिए उसूल सीधा है। फर्ज करें कि कंपनी ने अपने सप्लायर्स को अदायगी 1 महीना देर से की। इसने क्या किया? इसने मौसर तरीके से अपने कैश को 1 महीने के लिए बचा लिया। ये कैश का एक जरिया बन गया। इसलिए जब अकाउंट्स पेएबल बढ़ते हैं तो हम इस रकम को खालिस आमदनी में वापस जमा करते हैं। ठीक है, तो अब हमने सारे उसूल तो समझ लिए। अब इन्हें एक असली मिसाल, एक मी कॉर्पोरेशन केस पर लगाकर देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। ये है एक्मी कॉर्पोरेशन की पूरी मुफाहमती स्टेटमेंट। अब पहली नज़र में ये शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हमने जो उसूल अभी सीखे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इसकी सबसे अहम चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो नज़र आएगी वो है $1152 की डेप्रिसिएशन। जैसा कि हमने बात की, ये एक गैर नकदी खर्च है, इसलिए हम इसे मुनाफे में वापस जमा कर रहे हैं। इसके बाद देखें, सामान की फरोख्त पर $205 का मुनाफा है। ये रकम मना की जा रही है, यानी माइनस हो रही है, क्योंकि ये कैश ऑपरेटिंग नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग सरगर्मी से आया है।
अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पर। इन्वेंट्री में $760 का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि एक्मी ने इतना कैश मजीद सामान खरीदने पर खर्च किया, तो हम इस रकम को भी माइनस कर रहे हैं। और आखिर में अकाउंट्स पेबल में $263 का इजाफा है। मतलब एक्मी ने अपने सप्लायर्स को अदायगी में ताखीर की, जिससे इसका कैश बचा, तो हम उसे वापस जमा कर रहे हैं। तो इन सारी जमा तफरीक के बाद हम कहाँ पहुंचे? एक्यूमी ने $2210 का मुनाफा दिखाया था, लेकिन इसकी रोजमर्रा की सरगर्मियों से जो असल कैश पैदा हुआ वो था $2606। ये फर्क ही बताता है कि सिर्फ मुनाफे का नंबर देखना कितना गुमराहकुन हो सकता है। और यहीं पर मालियाती दुनिया की वो मशहूर कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, नेट इनकम एक राय है, कैश फ्लो एक हकीकत है। मुनाफा अकाउंटिंग के उसूलों और अंदाजों पर मुनहसिर होता है, लेकिन बैंक अकाउंट में असल में कितना पैसा है ये एक ठोस हकीकत है। यही इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। मुनाफा कहानी का सिर्फ एक बाब है, असल और मुकम्मल कहानी तो कैश फ्लो ही बताता है। तो अगली बार जब कोई कंपनी अपने भारी मुनाफे का ऐलान करे तो जहन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि ये तो कागजी कहानी है, असली कैश की कहानी क्या है? और यही वो सवाल है जो एक सतही नज़र और एक गहरी समझ के दरमियान फ़र्क पैदा करता है।